नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बिहार के रण की चुनावी तारीखें सामने आ जाएंगी। ये भी तय हो जाएगा कि आखिर कितने राउंड में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव बहुत से मामलों में अनूठा होने जा रहा है। वैसे तो लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है या देश की राजनीति पर असर डालता है, लेकिन पहले कितनी प्रयोगशाला रही इस पर तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने बाहर उनका इस तरह से चुनाव पर नहीं देखा है। लेकिन यहाँ जो चुनाव इस बार होने जा रहे हैं उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो बिहार की एक ऐसी लाइन होगी जिसको बाकी देश में आप चलते हुए देख सकते हैं। न केवल बिहार की राजनीति में एकदम अनूठे प्रयोग होंगे, साथ ही साथ ये देश की राजनीति की आने वाली दिशा में विपक्ष किस तरह से अपनी रणनीति को बदलेगा या फिर इस पर आगे चलता रहेगा, ये होगा। क्योंकि इस बार चुनाव आयोग जिस तरह से हमलों में रहा, जिस तरह से विपक्ष ने सीधे तौर पर उसको राजनीति में घसीट लिया और उसकी ईमानदारी पर एक के बाद एक इस तरह के सवाल उठाए जिनके सबूत देने में वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक नाकाम दिख रहा था। लेकिन सवाल उठे और कई बार चुनाव आयोग को रक्षात्मक होना पड़ा। ये पहली बार इस देश में दिख रहा था, यानी देश की विपक्ष के पास इस बार मुद्दे कम, चुनाव आयोग पर हमला बहुत दिख रहा था। तो लग रहा था कि क्या ये जो बिहार का चुनाव है वहाँ इस बात का फैसला होगा कि जनता आपके इन आरोपों को किस तरह देखती है। क्योंकि अभी तो जिस तरह की भीड़ आप समझते हैं वो भीड़ किसी चीज़ का इशारा नहीं कर रही है। एक बात साफ है कि इस बार बिहार की पेटियों से जो जिन्न निकलेगा वो बिहार में कितना असर छोड़ेगा ये तो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन वो देश की राजनीति में भी अपना असर दिखाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। बिहार में इस बार चूंकि चुनाव आयोग की आपने देखा, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके साथ पूरी टीम वहां थी और उन्होंने कई सारे नए कदमों की घोषणा की। बिहार से इस बार 17 नए चुनाव आयोग अपने नए प्रयोग उसमें कर रहा, अभिनव प्रयोग होंगे ताकि चुनाव को बिल्कुल साफ रखा जा सके। लेकिन हम उन पर बात करेंगे, वो बहुत एकेडमिक डिस्कशन होगा। लेकिन हम बिहार की राजनीति के उन चीज़ों पर बात करूंगा मैं आपके साथ, ताकि इस पूरे जो हमारा ये वीडियो है आप इसको अंत तक रखें। जब तक चुनाव हो तब तक आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो पहला तमाम है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इस चुनाव के साथ जो बदलने जा रहा है वो भी ये कर देते हैं, क्योंकि ये चुनाव सबसे पहले तो उस राजनीति का आखिरी चुनाव होगा जो 1974 के वहाँ से शुरू होती है। सन 1974 या 75 की इमरजेंसी से आप गिन सकते हैं, उस राजनीति का ये आखिरी चुनाव होगा। क्योंकि लालू यादव वैसे ही नेपथ्य में है, इस बार वो जरूर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिख रहे हैं, सजा याफ्ता अपराधी हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ाने की जो उनकी ताकत या रणनीति थी वो भी इस बार आप देखेंगे कि धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है। उस पर मंच पर सिर्फ तेजस्वी है, चाहे पोस्टर्स हो या हो, यानी लालू यादव अपनी जो भूमिका है उनकी राजनीति में वो निभा चुके। इस चुनाव में वो पूरी तरह से इस पूरी भूमिका की जो अगर हम ये कहें राजनीतिक तौर पर वो अपना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये आखिरी चुनाव होगा जो उनके लंबे समय तक सहयोगी और फिर राजनीतिक शत्रु दोनों के तौर पर रहा, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिसको पूरे भारतीय राजनीति में आप एक बड़ा एक ऐसा पलटू कुमार तो उनको कहा ही जाता है, लेकिन भारतीय राजनीति में एक ऐसा चिराग जरूर आप कह सकते हैं जब भी घिसा गया उससे सत्ता निकली। एक बार सत्ता पर पहुंचा तो उसके बाद हटाना सबके लिए भारी होगा। यहाँ तक कि इस देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर प्रधानमंत्री जो राजनेता के तौर पर मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर अभी भी बाकी तमाम राजनीतिज्ञों से मीलों दूर हैं, आगे हैं, वो उनको भी ये पहेली सुलझाने में मुझे लगता है कामयाबी हासिल नहीं हुई और आखिर में उन्होंने फैसला किया कि उनके साथ चलना है जो इस चुनाव में है। तो मुझे लगता है उस पर भी बातचीत हो सकती है, वो भी खत्म होगा। और साथ ही साथ बिहार की एक नई राजनीति अब शुरू होने जा रही है। बिहार में बहुत अरसे तक क्या वो जातीय जो गणित है वो उसी तरह बना रहेगा या उस जातीय गठबंधन को, क्योंकि मई समीकरण से आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं लालू यादव और उनके बेटे, वो वहीं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस बार की राजनीति में बिहार में क्या कोई तीसरा दल भी अपने आप को खड़ा कर पाएगा? चूंकि
कोशिश तो पासवान ने की, फिर अब चिराग पासवान उस तरफ चल रहे हैं, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में नए चेहरे दिखेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसको वो बिहार की राजनीति में आने वाले अपने समय का प्रतीक बताए। जनता दल को वो खोजना है, क्योंकि इसके साथ ही हो सकता है कि अगर आप एक योग्य कैंडिडेट ना लाएं तो जनता दल की कहानी इसके चुनाव के साथ, यानी नीतीश कुमार के इस मैं यही कह रहा हूं, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी उम्र और उनका मौजूदा समय देखते हुए कह रहा हूं कि ये उनके लिए आखिरी राजनीतिक चुनाव होगा। और उसके बाद अगर वो कोई ऐसा चेहरा सामने ला नहीं पाते हैं जो उनके बाद इस पार्टी को कहेगा, तो ये पार्टी के लिए भी एक आखिरी समृद्ध चुनाव होगा। अगर मैं ये कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक तौर पर आप बदलते देखेंगे, बहुत सारे गठबंधन रिलाइन होते दिख रहे हैं। चिराग पासवान जिस तरह से अपने आप को बिहार की लीडरशिप में आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जल्दी दिखाई देगा कि क्या वो चेहरा तेजस्वी के सामने खड़ा होता है, तेजस्वी के साथ खड़ा होता है, या तेजस्वी के सामने और दूसरे चेहरों के साथ खड़ा हो जाएगा, या तेजस्वी उसके सामने खड़े होंगे। ये भी देखने की बात होगी। बड़ा दिलचस्प होगा जब चिराग पासवान अपनी राजनीति में ये कहते हैं कि वो सिर्फ दलितों की राजनीति करने नहीं आए। तो देखना होगा कि बिहार उसको कैसे स्वीकार करता है, क्योंकि बिहार में राजनीति जातीय राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार की आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार उस राजनीति का प्रतीक है जो तमाम समय में जातीय राजनीति के अलावा कुछ सोचती नहीं है, उसके अलावा कोई समीकरण नहीं होते। चलिए अब लोग, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि बिहार के चुनाव में आखिर कितने चरणों में वोट होगा। जो पहली चीज़ होगी, हम लोग इस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि बिहार का वोट आखिर कितने चरणों में होगा। अगर अभी तक जो है इतने कम राउंड में, शायद ये उम्मीद की जा रही है कि सबसे कम राउंड में होगा। यदि ये इलेक्शन 2 राउंड तक भी सिमट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि मांग तो अब तमाम लोग एक की कर रहे हैं, और वो दौर लोग भूल गए हैं जब 6-6 राउंड्स में होते। तो हम अगर पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। उन पर मैं आपको बता देता हूं कि कितने चुनाव, क्यों ये इंटरेस्टिंग है चुनाव के लिए, क्यों इससे पहले कितने राउंड्स में हुए हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पहला चरण था, जो फरवरी वाला चुनाव में, जो मतलब 2005 से हम करते हैं, 2005 में पहले चरण में जो चुनाव हुए थे वो 3 राउंड में कराए गए। उसके बाद 2005 का, चूंकि उसमें बहुमत नहीं मिला था, मैं इस पर आगे डिटेल से आपको बताता हूं कि क्या क्या मुद्दे उन चुनाव में रहे और इस चुनाव में क्या मुद्दा होने जा रहा है। ये तो हम लोग बता ही रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनके पास मुद्दा न इनके पास मुद्दा, ये तमाम चीज़ें सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता पर, नेताओं के नाम के सहारे, या उन जो नए समीकरण बनाने की कोशिश की गई है जाति आधार पर, उनके उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस अपने आप को ये मान के चल रही है कि उसने वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा ला दिया जिसने पूरी जनता को आह्लादित कर दिया है, और जनता अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी और इस देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, उनकी झोलियां भर देगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनके पास कोई इस तरह का कैंडिडेट है या नहीं, या राहुल गांधी 50 सीटों से ऊपर लड़ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये मान के चल रही है, दिल्ली में बैठे हुए तमाम लोग, उनके साथ का इकोसिस्टम ये मान रहा है कि साहब ये चुनाव तो राहुल गांधी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये अलग बात है कि तेजस्वी उनके मुद्दे को मुद्दा नहीं मान रहे। तेजस्वी को अगर आप देखेंगे, तेजस्वी एक नई लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपने घर की एक जो राजनीति है उसको देख रहे हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप उसमें कोई बहुत लंबी रेस का घोड़ा होंगे, क्योंकि तेजस्वी को जनता ने, और जनता का मतलब वहाँ जाति ही होती है, इसके अलावा कोई जनता जातिवादी पार्टियों की आधारित नहीं होती है। वो सिर्फ समीकरणों के मुताबिक जुड़ती है, समीकरणों के मुताबिक हटती है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो ये जो हम लोग अगर ये सोचते हैं कि ये चुनाव कितने कम राउंड में होगा, तो ये देखने की बात होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत तैयारी की है। और ये बात पहले बहुत पवित्र है, बिहार की मतदाता सूची, ये जो कहा है ज्ञानेश कुमार ने, ये आप समझ रहे होंगे कि इशारा क्या है। ये ही इशारा है जो राहुल गांधी को जवाब देते हुए मुख्य चुनाव, क्योंकि अगर आप इस तरह की राजनीतिक और इस तरह की संस्थाओं को घसीटना चाहेंगे अपनी राजनीति में, तो उनको अपनी साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग की तरफ से दिख रहा है कि वो उनको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सबूतों को लेकर ना राहुल गांधी ना उनकी पार्टी यकीन करना नहीं, बात करना नहीं चाहती, सिर्फ आरोप लगाना चाहती है। तो हम लोग
2005 के अक्टूबर के चुनाव की बात कर रहे हैं जो दोबारा हुआ था, चूंकि बहुमत नहीं मिला था, उसको भी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था उस समय चुनाव में। तो 4 चरण में हुआ था। उसके बाद 2010 में जो चुनाव हुआ वो 6 चरणों में हुआ। 2010 में जो चुनाव है वो 6 राउंड में हुआ। 2015 में विधानसभा चुनाव 5 चरण में हुआ। 2020 में ये चुनाव 3 चरणों में गया, यानी 2020 में सबसे कम राउंड थे, जो 3 राउंड उस समय थे। और पहले राउंड में 28 अक्टूबर को मतदान हुआ, उसके बाद 3 और 7 नवंबर को वोट डाले गए थे, यानी पिछले में 7 तारीख तक मतदान खत्म हो गया था। इस बार उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे, तो हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने छठ की बात कही है कि छठ की पूजा के बाद ये हो, तो इसीलिए हो सकता है कि चुनाव में 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोगों को जल्द ये डेट पता चल जाएगी। तो ये सब था। तो अगर हम इन 5 चुनाव की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग से चुनाव रहे हैं। अब अगर हम लोग इनके परिणामों को देखें, पिछले 5 चुनावों के परिणामों को देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये जो इस समय हम देख रहे हैं, हम पिछले चुनाव के आधार पर इस नए चुनाव की रण की घोषणा कर रहे हैं, जो रण अब होने जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग पहला चुनाव देखते हैं तो जो 2005 का चुनाव हुआ था, चुनाव के समय तक कोई स्पष्ट गठबंधन नहीं था। 2005 की बात हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीट जीती थी, यानी इसके बावजूद कि लालू यादव के जंगल राज को पूरी तरह से नीतीश कुमार ने, जो उस समय समता पार्टी और तमाम चीज़ें बनाते थे उससे पहले, उसके बाद उन्होंने शरद यादव के जनता दल के साथ मिलकर जनता दल यू बनाया था। तो वो उसका एक चेहरा बनकर उभरे थे, जो चुनौती दे रहा था। लालू की पत्नी राबड़ी उस समय मुख्यमंत्री थी। लालू तो उस समय जेलों की हवा खा रहे थे, जमानतों में के चक्कर में लगे हुए थे। इसके बावजूद जनता में वो माई समीकरण, क्योंकि ये याद रखिए, जब लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है, उसको उखाड़ने के लिए अगर उसका बेस और पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से तैयार हो जाता, तो वही वहां दिख रहा था, यानी विरोध था। लेकिन लोगों ने 75 सीटें देके 243 सीटों में से उसको सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। और जनता दल यू जो थी उसको 55 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त 37 सीटें जीती थी, और लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों के साथ, यानी उस समय लोक जनशक्ति पार्टी ने बहुत ताकतवर सीटें हासिल की थी, और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। यानी जो कांग्रेस है वो उसी समय से अपनी गर्दशी में थी, क्योंकि 90 के बाद से कांग्रेस यूपी और बिहार, इन तमाम हिंदी राज्यों से अपने आप को खो चुकी थी, खत्म कर चुकी थी, क्योंकि उस राजनीति में सेंटर ने जिस तरह से स्थानीय नेताओं को फेंटा था और वो दूसरी पार्टियों में जाते रहे थे, वो खत्म होती रही। यानी कोई स्पष्ट गठबंधन नहीं हुआ, कोई भी किसी को परिणाम असंतुलित था, और कोई सरकार बनाने को कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए ये जो मतलब उस समय अपने आप को स्थायी सरकार देने में नाकाम हुए, इसलिए फिर दोबारा अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, जो 2005 बिहार से, जिसके बाद सरकार बनी। ये पहला चुनाव था जिसने लालू यादव के चलते हुए खानदानी शासन को, जिसको जंगल राज कहा गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया। इसमें जनता दल यू को 88 सीटें मिली और बीजेपी को 55 सीटें मिली, यानी एक तरफा अगर ये हम कहें कि 143 सीटों के साथ वो ताकतवर गठबंधन। 243 सीटों पर चुनाव होता, आपको मालूम है, 244 से 243 पर चुनाव था। राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को जो था वो 54 सीटें, यानी 75 से 54 पर आ गई, और इस तरह से आरजेडी का सत्ता के बाहर का रास्ता साफ हुआ। ये पहली बार हुआ, ये एनडीए जो मिला के उसने बहुमत बना लिया और ये सरकार बनी। 2010 में इसके उलट हम लोग बात करते हैं तो जनता दल को 115 सीट मिली, क्योंकि 2005 से 2010 का कार्यकाल वो है जिसको बिहार की राजनीति में लगभग पिछले 40 सालों का एक ऐसा कार्यकाल आप कह सकते हैं, 45 सालों में, जिसमें पार्टी, इस सरकार ने कुछ किया हो। वो नीतीश कुमार का श्रवण काल कह सकते हैं, जिसको तमाम दूसरे राज्यों ने उससे ली। उसी दौरान आपने सुना कि किस तरह से करप्शन की प्रॉपर्टीज की सीज की गई, उसको नीलाम भी कर दिया गया, उसमें सरकारी स्कूल खोल दिया गया। इसके बाद नहीं हुआ। उस दौरान अगर मैं ये कहूँ, उस दौरान मुद्दों के वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बदलाव। मैं एक एक चुनाव का मुद्दा भी आपको बताता चलूँगा। और बीजेपी ने उसमें 91 सीटें जीती, और राष्ट्रीय जनता दल ऐसे खराब प्रदर्शन पर आ खड़ा हुआ, वो 22 सीटों पर सिमट गया, यानी उसको मुंह छुपाने की जगह वहां नहीं मिल रही थी। और कांग्रेस तो 4 सीटों पर आ गई, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ सीटें मिली, उसको बहुत ज़्यादा इम्यूक्वल नहीं था, यानी ये पूरी तरह से। अब 2015 का चुनाव आता है, तो 2015 के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ हासिल करने में नाकामयाब रहती है, मतलब उस तरह से धीरे धीरे वो जो है आने लगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिलती हैं, आरजेडी 80 से 81 सीटें। और आपको पता है यही वो चुनाव था जिसमें जो है
महागठबंधन के साथ ये लड़ी थी। उस समय अलग हो गए थे, एनडी से अलग हो गए थे, महागठबंधन ग्रैंड अलायंस बना था और नेशनल ने भी 27-28 पार्टियों पर लड़ी थी। यानी इस गठबंधन ने एनडीए को हरा दिया था, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त सबसे बड़ा बयान आपको याद होगा मोहन भागवत साहब के उससे निकला था। ये शुक्र है कि मोहन भागवत साहब ने कल कहा है कि वो पाकिस्तान हमारा एक कमरा लेके पाकिस्तान को कहा है उनको वापस आना है, और इस बार उन्होंने कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें की। लेकिन जो है अब हम लोग 2020 पे चले जाते हैं। इसमें बीजेपी को पहली बार बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लाई। अगर हम लोग वैसे देखें, अपने हिसाब से देखते हैं, हालांकि आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को एक कम मिली थी, लेकिन बीजेपी के हिसाब से बीजेपी ने अपने जो अलायंस पार्टनर है वापस आ गए थे। नीतीश कुमार का ये बताना मुश्किल होता है कि वो अगली सुबह कहाँ होंगे, क्योंकि जहाँ रात को सोए हैं अगर वो अगली सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि शायद ये उसी पार्टी में, नहीं तो अगली सुबह वो कहीं हो सकते हैं। तो इस पार्टी में आपको जो लास्ट चुनाव था उसकी हम लोग बात करें तो एनडीए को कुल 125 सीटें मिली, यानी बहुमत मिल गया था, और बीजेपी को 74 सीटें थी और जेडीयू के पास 43 सीटें थी, बाकी कुछ लोगों को मिला के थी। महागठबंधन जो था वो 110 सीटों पर सिमटा। इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, और कांग्रेस के पास 19 और आरजेडी के पास 75। यानी जो एनडीए था, जेडीयू, बीजेपी, सनाम और महागठबंधन था, उसमें बड़े अंतर से, मतलब ये अंतर हुआ 15 सीटों का, लेकिन ये हुआ। अब अगर हम लोग ये देखें कोई भी मामला इसमें चुनाव को अगर आप ये देखें कि क्या हुआ इन 5 चुनाव में, हुआ क्या। जो पहला चुनाव था जो फरवरी 2005 में हुआ था, जो चूंकि 2005 से ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, 2000 का चुनाव हम नहीं जोड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की 15 साल पुरानी सरकार में जनता में व्याप्त असंतोष था, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार ये मुद्दे थे, और अपराध दर अपराध ये सब चीज़ें, सड़क, बिजली, शिक्षा, प्रशासनिक सुस्ती और परिवर्तन बनाम स्थायित्व कि साहब ये परिवर्तन नहीं है, स्थायित्व है। बिहार एक बड़ा उस पर है, और विकास बनाम विकास का नारा, विकास बनाम विनाश का नारा जेडीयू का नारा था जो बीजेपी ने दिया था। आरजेडी ने कहा था गरीबों की सरकार गिराने की बारी है, ये जो है ये इस पर चला। नीतीश कुमार ने पहली बार सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात की थी। इसके बाद ये चुनाव में मैंने बताया कि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, जनता बदलाव की तरफ झुकी, लेकिन पूरा माइंड मेकअप नहीं कर पा रही थी, वो उन जातीय समीकरणों को टूटते हुए महसूस नहीं कर रही थी। तो दोबारा चुनाव हुआ, राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोबारा चुनाव, लालू शासन के खिलाफ पूरी तरह से एक माहौल तैयार हो गया था। विकास का चेहरा नीतीश कुमार बने, विकास बनाम जातिवाद का नारा चला, कानून व्यवस्था बनाम समाज सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, स्कूलों की, और जेडीयू बीजेपी ने कहा नया बिहार बनाएंगे, यानी जो नया बिहार बनाएंगे, विकास की सरकार बनाएंगे। और लालू यादव ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि हमने गरीबों को बोलने का हक दिया, वरना ये खड़े नहीं होते थे। और इस चुनाव परिणामों ने साफ कहा कि सुशासन बाबू स्टैब्लिश हो गए। 5 साल का जो शासन, 2010 के चुनाव के मुद्दे अगर आपको याद होंगे तो वाकई लोगों को लगा कि बिहार बदल रहा है, वास्तविक तौर पर बिहार बदलता हुआ दिखाई दिया। सड़क, विद्यालय, महिला सशक्तिकरण, सुशासन, अपराध नियंत्रण, ये सब थे, और इसलिए 2000 का चुनाव बहुत ईजी केक वॉक था जेडीयू के लिए। सुशासन, गुड गवर्नेंस, सड़क, बिजली, पानी और विकास हुआ है, आगे भी होगा इस नारे के साथ। और आरजेडी वही अपना है, लालू राबड़ी राज ही असली राज था, ये करके जनराज था, ये कह के उन्होंने कोशिश की। लेकिन बिहार में पहली बार विकास के आधार पर अगर कोई वोट पड़ा, जो पॉजिटिव वोट था, जो उसके लिए था, सरकार के लिए था, जो कानून व्यवस्था पर था, वो आपने देखा है 2010 का चुनाव। 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होके आरजेडी, कांग्रेस के साथ महागठबंधन, और मोदी सरकार का पहला बड़ा चुनाव था जिसमें मोदी सरकार, मोदी जिसको लीड कर रहे थे, यानी ये पहला बड़ा मुद्दा था। लेकिन इस पूरे मुद्दे को बहुत सफाई के साथ जोड़ दिया था बिहारी बनाम बाहरी, बिहारी बनाम बाहरी की लाइन के साथ जोड़ दिया था, आरक्षण बनाम मनुवाद। चूंकि आपको याद होगा उन्होंने जो बयान दिया था आरक्षण को लेके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में, तो उसको जेडीयू और आरजेडी ने हथियार बना लिया था। ये कहा गया विकास बनाम सांप्रदायिकता, यानी राष्ट्रवादी विमर्श का जवाब दिया गया, जो वहाँ से बीजेपी मोदी के नेतृत्व में वहाँ चलाना चाहती थी। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी आज भी यही है कि उसके वक्त पिछले 20-10 सालों से एक भी राजनीति में ऐसा चेहरा नहीं हुआ जिसको बिहार के तमाम प्रकल्पों में जाना जाता हो। तो वो एक टुकड़ों में लीडर ढूंढते रहे। तो ये इसीलिए इसमें जो है, अगर हम उस समय के बिहारी का विकास, मोदी के साथ सबका विकास एनडीए ने कहा, और महागठबंधन ने कहा भेदभाव नहीं, अधिकार चाहिए, बिहारी बनाम बाहरी,
ये रहा। और भूरा बाल साफ करो, जो लालू यादव का हुआ करता था, भूमिहार, राजपूत, बनिए और भूरा, हाँ लाला, और वो जो है ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स, ये सबको जो है साफ करो, ये सब उन्होंने दोबारा से दिखा दिया था। लेकिन इस पे जो है महागठबंधन ने, मैं उस समय चुनाव कवर कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता, बीजेपी में पार्टी मुख्यालय में, चूंकि उस समय तक मतदान वो हो रहा था, बैलेट गिने जा रहे थे, तमाम चीज़ें, और उन्होंने पहले से ही बढ़त जैसे दिखी उनको जीतने रही, तो उन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे। याद है आपको कि तमाम याद होगा, बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस हुई थी कि 11-12 बजे तक वहाँ सब साफ हो गया। चैनल भी बताने लगे कि आंधी आ रही है बीजेपी की, और बीजेपी वहाँ फिर आंधी में उड़ गई थी। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ। ये कोविड की महामारी आपको मालूम है, प्रयासी, और उस पर नीतीश और तेजस्वी ने युवा चेहरा बनाया। रोजगार बनाम शासन थकान, ये कह के कहा, नौकरी के वादे, चूंकि उस समय तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया। माई लालू समीकरण बनाम डबल इंजन सरकार, क्योंकि वापस एनडीए के पक्ष में था, और ये मुख्य नारे थे, डबल इंजन की सरकार। और तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरी, पहला हस्ताक्षर हमने कर दिया। और जो नारा उसका जेडीयू का था, विकास हुआ है, विकास करेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन कोशिश की। जनता जो है पहली बार थकती हुई दिख रही थी, जो इस चुनाव में देखना होगा कि अब क्या होगा। ये चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम देखें कि जंगल राज सब पहली बार 2005 में आपको दिख रहा था, जब पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उस समय डॉक्टरों के, व्यापारियों के अपहरण को चुनावी रैलियों का प्रतीक बनाया गया। बिहार का सुशासन विजन पेश दिया गया, और गरीबों की सरकार लालू का जो बचाव था, लेकिन ये नारा थका हुआ लगा था। सुशासन बाबू का मैं आपको बता चुका कि कैसे वो उभर के आया। और जो साइकिल योजना 2005 से 10 के बीच में जब चुनाव था, साइकिल योजना, कन्या शिक्षा, नीतीश ने मोदी से अपने आप को अलग किया। 2015 में सेकुलर मॉडल दिखाया। मतलब बहुत कुछ जो है 2010 में वो अकेले दम पर जीत के। और इसी के बाद आपको याद होगा नीतीश कुमार इसलिए नाराज हो गए थे, वो पार्टी तोड़ दिए थे कि साहब उनको मोदी के पोस्टर के साथ कैसे उनका पोस्टर दिखा दिया। ये अलग बात है, बाबा को वो मोदी के पैरों को छूते हुए दिखते हैं मंचों पर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इस विकास को मुझे लगता है कि 2020 में जंगल राज रिटर्न का विमर्श था, 2005 में सुशासन छवि जो दूसरा चुनाव था, 10 में 2000 में विकास बनाम जाति की बात की गई, 2015 आरक्षण व डीएनए के बयान पर, और 2020 में 10 लाख नौकरियां बनाम डबल इंजन। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से अलग अलग समय बिहार में हुए हैं। इस बार बिहार का चुनाव आपको दिख नहीं रहा है कि अगर मैं आपको उस चुनाव में कोई ऐसी चीज़ देखूं जो बताएं, तो बिहार का अगर हम लोग देखें 2005 का वाकई बिहार राजनीतिक माहौल लालू के भय से गूंज रहा था। 2004 में बिहार एनसीआरबी के डाटा में पहले 3 राज्यों में था, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और बेगूसराय जिले में बाहुबली नेताओं का शासन चलता था, प्रशासनिक आदेश कहीं नहीं थे। मोहम्मद साहबुद्दीन जो इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रहा, उसका बेटा और उसके वो हैं, वो कद्दावर सांसद होने के साथ साथ हत्या, अपहरण, फिरौती और राजदेव रंजन की हत्या जैसे गंभीर आरोपों में था। वहाँ पुलिस होती नहीं थी। सिवान में वो जो कहता था वही ठीक होता था। इसी तरह आनंद मोहन सिंह राजपूत बाहुबली, पप्पू यादव पूर्णिया में, सूरज भान मोकामा में, ये तमाम चीज़ें चल रही थी जो उसके आने का कारण बनी। 2010 का मैं आपको बता चुका, 2015, 2020 मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। अब 2025 के लिए ये देखा जाएगा, ये कोशिश की जा रही है कि क्या अब इसको वो इस विकास की कंटिन्यूटी को, क्योंकि अब बार बार कह रहे हैं कि हम और भी तेज होगा, उन्होंने कुछ नई चीज़ें भी दी हैं, तो अब देखना होगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है काफ़ी कुछ, ये खामोशी जो है जो सड़कों पे दिख नहीं रही है, लोग, जनता उन मुद्दों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं कर रही, दोनों में से किसी के साथ भी नहीं कर रही है, तो वो जातियों पर ही आके टिकेगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का डिवीज़न जातियों का है, जिस तरह की कोशिश शुरू में तमाम सीटों के बंटवारे को लेकर, अभी सीटें जब होंगी, अब चूंकि आज के बाद हम लोग रोज़ बिहार पर कुछ ना कुछ देखेंगे और उस पर बात भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक मैंने आपको प्रारूप दिया क्योंकि बिहार की जो सूची है उसमें नए नए काम हुए हैं। जो सीईसी ने कहा है कि 17 नवाचार पहले, जिसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। बहुत ही स्टाइल में उन्होंने कहा है कि वैशाली ने लोकतंत्र को जन्म दिया है और अब जो है नई दिशा देश को मिलेगी चुनाव आयोग की।
तो राजनीतिक दलों से उन्होंने कहा हर मतदान केंद्र पर एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करें। मतदाताओं की सुविधाओं के लिए हर बूथ पे 1200 होंगे, जो पहले 1500-1300 हुआ करते थे। मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल रखने की सुविधा होगी और एक प्रत्याशी 100 मीटर की दूरी तक अपने एजेंट को नियुक्त, वो हमेशा से करते थे, कोई वो नहीं है, ताकि प्रक्रिया। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर ये एक नई चीज़ दिखेगी, 100% वेब कास्टिंग की जाएगी, ताकि नियत जो मतदान प्रक्रिया चली वो रियल टाइम में वो होगी। और मतदान ईवीएम पर उम्मीदवारों की कलर तस्वीरें होंगी। सीरियल नंबर पर फॉन्ट पहले की तुलना में बड़ा होगा, ताकि मतदाता उम्मीदवारों को आसानी से पहचान सकें। और इसके साथ साथ मैं बार बार ये कहता हूँ कि उन पार्टियों को चूँकि फॉर्म 17 लेना होता है, वो बिना उसके लिए जाते ही नहीं है। इसीलिए जो ये चुनाव के फर्जी होने की बातें, ये सब होने की बातें दरअसल हार की कमी को छिपाने की दिख रही थी। खैर, अब इन नवाचारों के साथ देखेंगे, आज की तारीखों के बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि रात में हम शायद इसी पर जाएंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।